और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। लोकसभा चुनाव के लिए हर रोज एक ना एक बड़ी गतिविधि चाहे बीजेपी हो या इंडिया अलायंस दोनों में ही चल रही है, लेकिन आज बड़ी खबर यह थी कि कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र यानी जिसको घोषणा पत्र भी कह रहे हैं गारंटी के साथ में जारी कर दिया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्या क्या है उस पर बात होती, लेकिन उससे पहले ही एक विवाद छिड़ गया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बीजेपी ने बताया और सवाल भी पूछा कि आखिर जो तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं वो विदेश से क्यों ली गई हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या एक बार फिर से किसी और ने मैनिफेस्टो को तैयार किया है या फिर कि कांग्रेस पार्टी ने खुद इसको चुना है? तो अब जो गारंटियां थी उन पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन गारंटियों से पहले विवाद में घिर गई कांग्रेस पार्टी। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी बात चल रही है कल से लेकर अब तक, वो है कांग्रेस पार्टी में अमेठी सीट को लेकर रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, उन्होंने दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि अमेठी में मैंने बहुत काम किया है, अमेठी की जनता चाहती है कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ूं और स्मृति ईरानी को टक्कर दूं। हालांकि अभी तक फैसला कांग्रेस ने नहीं किया। तो इस सबके बीच फिर सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अब गांधी परिवार के बाद रॉबर्ट वाड्रा भी मैदान में कूदने वाले हैं और क्या गांधी परिवार उनके नाम को हरी झंडी देगा? तो इस सब पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन क्योंकि हम बात गठबंधन की भी आज करेंगे, तो गठबंधन में समाजवादी पार्टी क्यों इतनी असमंजस में चल रही है? अखिलेश यादव बार बार कई सीटें हैं जिनसे अपने उम्मीदवार बदल रहे हैं, फिर दे रहे हैं, फिर बदल रहे हैं। तो इस सब के पीछे जो चीज है वो क्या बीजेपी का पलड़ा भारी करने में लगी हुई है? क्या विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है? तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जिसको लेकर आज ये मुद्दा चर्चा में रहा। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे? ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। केवल निजी स्वार्थ के आधार के ऊपर एक दूसरे को मात देने की भाव से आकर खड़े हुए, अपने अपने परिवार और भ्रष्टाचार को आने के लिए खड़े हुए भ्रम से भरा हुआ एक गठबंधन, तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा। वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ, तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट। वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। जो सत्यता है उस सत्यता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा। तो जैसा कि हमने कहा कि गारंटी की बात हो रही है, एक तरफ मोदी की गारंटी है और उसी के जवाब में कांग्रेस ने अपनी गारंटी सामने जनता के रख दी है आज। लेकिन इस बीच में हमने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार रह चुके मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत, उनको भी सुना। अभी तक जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी से निकलकर गए या कांग्रेस के खिलाफ, आलाकमान के खिलाफ सवाल उठाते हैं, उन सब पर कांग्रेस पार्टी की दलील ये रहती है कि क्योंकि ईडी का समन आया या फिर कि इस तरह का दबाव आया, इसलिए बीजेपी ने उनसे कहलवाया। लेकिन हरीश रावत अगर ये बात कह रहे हैं तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? और रॉबर्ट वाड्रा अगर ये बात कह रहे हैं कि अब उनकी दावेदारी भी आने की बनती है,
तो ये किसके कहने पर किस कह रहे हैं, किसके इशारे पर कह रहे हैं? चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अखिलेश कटियार जी प्रवक्ता मौजूद हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी भी मौजूद हैं। तो चलिए, सभी खास मेहमानों से शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। आज एक कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दिन था कि मैनिफेस्टो कांग्रेस का रिलीज हुआ, न्याय पत्र एक तरीके से सामने आया। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ दिक्कत रह जाती है कि बीजेपी को आप लोग बैठे बिठाए मुद्दा दे देते हैं? आज वो तस्वीर का छपना मैनिफेस्टो में, वो मुद्दा बीजेपी ने पकड़ लिया है। तो उस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है? वो गूफअप हुआ है या सोची समझी रणनीति के तहत वो तस्वीर विदेश की डाली गई है, थाईलैंड की और अमेरिका की? वो क्या वजह रही? देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी बिल्कुल ठीक है, और अभी जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया है और हम चुनाव घोषणा पत्र लेकर आ गए हैं जनता के सामने। तो हमारी ये तैयारी 6 महीने से चल रही है, उनकी तैयारी 2 दिन पहले शुरू हुई है। तो अगर चुनाव की तैयारी के हिसाब से आप देखें, जैसा कि आप बता रही थी, तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे है। ये क्या आवाज बार बार वीडियो रुक रहा है, आवाज बंद हो रही है, ऑडियो का भी देखो फोन आ रहा है, ऑडियो आ रही है जा रही है, और वो ट्रैक बंद हो जाता है, फिर बंद नहीं आ रही है, ऑडियो जा रही है। ऑडियो ठीक कीजिए। मेरी आवाज मिल रही है रीमा जी आपको? जी, अब आई आपकी आवाज। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी बाकी दलों से आगे है इस अर्थ में। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र समिति का गठन किया है, हम तो घोषणा पत्र लेकर आ गए हैं और हमारी 6 महीने से इस पर कवायद जारी थी। और ये केवल कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों की इच्छा के अनुरूप इस घोषणा पत्र को आकार दिया गया है। तो ये देश की जनता का घोषणा पत्र है जो कांग्रेस बिल्कुल समय पर लेकर आई है। बाकी दल अब प्रोफेसर रंजीत, मेरा सवाल ये था ही नहीं, मेरा ये सवाल नहीं था, आपने शायद सवाल नहीं सुना। मेरा सवाल ये था कि जो तस्वीरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, वो तस्वीरें थाईलैंड की हैं, वो तस्वीरें अमेरिका की हैं। वो तस्वीरें क्यों इस मैनिफेस्टो में? अगर 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद ये मैनिफेस्टो सामने आया है, तो इतने बड़े बड़े गुफक कैसे हो जाते हैं? रंजीत जी, ये मेरा सवाल था। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब मुद्दे बचे नहीं। अब वो कभी आकाश का मुद्दा उठाएंगे, कभी पाताल का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि 10 वर्ष पहले उन्होंने देश की जनता के साथ बड़े बड़े वादे किए थे और एक भी वादे को वो पूरा नहीं कर सके। अब देश का युवा पूछता है कि भाई 2 करोड़ रोजगार आप प्रतिवर्ष देने वाले थे, 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए आपके यहाँ। तस्वीर की बात नहीं करनी है क्या जी? तस्वीर पर नहीं बात करनी है? तस्वीर पर जवाब नहीं देना है क्या रंजीत जी? तस्वीर पर बात नहीं करनी है? देखिए मैं ये बोलिए, तस्वीर का मुद्दा हटा दिया जाए तो मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर तस्वीर पर बात नहीं करनी है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जो वास्तविक मुद्दा है देश के सामने, उस पर बात होनी चाहिए। और इधर उधर के मुद्दों में जो भारतीय जनता पार्टी भटकाती है, अब वो समय नहीं है। अब आपको जो देश के समक्ष चुनौतियां हैं, देश के समक्ष मुद्दे हैं, जिसको लेकर सब लोग चुनाव में जा रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये क्या सब बेमतलब के मुद्दे? कांग्रेस इतनी सारी 5 बड़ी गारंटियां और साथ में कई और गारंटी लेकर सामने आई, लेकिन आपको पूरे मैनिफेस्टो में दिखाई दी तस्वीरें। तो वो तस्वीर का क्या मतलब था? मतलब इतनी बड़ी बड़ी और गरीबों के लिए बात है, किसानों के लिए बात है, युवाओं के लिए बात है उसमें। जी देखिए रीमा जी, उन्होंने कहा कि हम नदियां साफ करेंगे और भारत की उनको कोई नदी की तस्वीर ही नहीं मिली। ये मिश्रा जी कह रहे हैं कि 6 महीने से ये घोषणा पत्र पर काम कर रहे थे। 6 महीने के काम में विदेशियों द्वारा स्थापित, विदेशियों द्वारा संचालित, विदेशी मूल के लोगों द्वारा नियंत्रित पार्टी को देश की एक तस्वीर नहीं मिली। और ये मुद्दा ही नहीं है आपकी दृष्टि में या कांग्रेस के प्रवक्ता की दृष्टि में? भाई, बफेलो नदी की तस्वीर आप प्रकाशित करते हैं और कहते हैं कि हम भारत की नदियों को स्वच्छ करेंगे।
भाई 1984 में श्रीमान राजीव गांधी ने गंगा जी को साफ करने का संकल्प लिया था, 100 करोड़ रुपए की राशि दी थी, कालांतर में वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। 1984 से लेकर 2014 तक 30 वर्षों में सिर्फ 6 वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था। शेष 24 वर्षों तक कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दलों का शासनकाल ही था। क्यों नहीं साफ किया जी? ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो ये मुद्दा नहीं है। अब आप थाईलैंड की तस्वीर डालेंगे जो श्रीमान राहुल गांधी का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन है, तो इससे प्रश्न भी नहीं पूछा जाए। अब आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो पत्रकार वार्ता के दौरान कहते हैं कि हमने 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की कोई ताली बजाओ, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को भी भरोसा नहीं है। इन्होंने पिछले चुनाव के समय घोषणा पत्र में अपने शामिल किया था कि हम 72,000 रुपए जो है हर नागरिक को राशि देंगे, और एक राज्य इनका इस समय जो है राजस्थान में भी इनका शासन था, छत्तीसगढ़ में भी शासन था, आजकल 3 राज्यों में शासन है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में। एक जगह मॉडल लागू करके दिखाते, पता है कि मॉडल नहीं लागू करेंगे। आपको याद होगा 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम 100 दिन में महंगाई घटा देंगे, और 2004 से 14 के बीच में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 10% था, यानी 10% की दर से उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। 100 दिन में उन्होंने महंगाई घटाई नहीं। तो देश भली भांति जानता है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा कि जो है इस देश में सुई नहीं बनती थी। अरे भाई, जिस देश में जो है विमान कंपनियां संचालित थी, जिस देश में जो है कपड़ा मिलें संचालित थी, जिस देश में जो है बांध जो है विश्वेश्वरैया जी ने प्रारंभ करवा दिया था, उस देश में करे सुई नहीं बनती थी। भाई मिलें जो है, मुंबई की मिलें जो है 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक के हैं, बिना सुई के मिल चल सकती है क्या? तो कांग्रेस के लोग सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। तो इनके झूठ को इस देश की जनता भली भांति जानती है, इसलिए इनको जो है भारत की नदी भी नहीं मिलती है। ओके रंजीत जी, सवाल यही था जिसको आपने कहा ना कि ये बेफिजूल की बातें जो है ये बीजेपी उठा रही है। ये बीजेपी का सवाल नहीं था। सोशल मीडिया पर जिसकी बात राहुल गांधी आजकल बहुत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जब से ये मुद्दा उठा है ना, वही तस्वीर सिर्फ लोग एक्स पर डाल रहे हैं, वही तस्वीर लोग इंस्टा पर डाल रहे हैं कि अभी भी मैनिफेस्टो में भी अगर जिक्र हुआ तो विदेश की नदी का हुआ। मतलब भारत से इतनी नफरत क्यों है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो ये सवाल तो आप जवाब देंगे ना इसका। इसमें बीजेपी कहां से बीच में आ गई? रीमा जी, भारत और भारत के राज्यों से नफरत तो भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी तो आज तक ये नहीं मानती है कि मणिपुर इसी देश का फोटो तो आपके मैनिफेस्टो में है। रीमा, फोटो तो आपके मैनिफेस्टो में आया है, फोटो आपके मैनिफेस्टो में आया है सर, कहाँ है आप? रीमा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मणिपुर कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, 2014 में इन्होंने क्या क्या देश के समक्ष वादे किए थे? इनके प्रत्येक खाते में 15 लाख देने के वादे थे, उसका क्या हुआ? आज वादा करते, अगले दिन इनके नेता कहते थे वो हमारा चुनावी जुमला था। फोटो, अरे फोटो पर जवाब दीजिए, तस्वीर पर जवाब दीजिए पहले मैडम, नहीं तस्वीर पर जवाब दीजिए ना सर। जो सवाल पूछूं उस पर तो आइए ना, आप तो इधर उधर की बात पे आ गए। पहले अभी 1 घंटे का शो है, उस पर भी आऊंगी मैं, लेकिन पहले तस्वीर का मुद्दा साफ हो जाए ना, उस पर क्या जवाब है? कहां से आ गई वो तस्वीर? आपका ये गुफअप था, जैसे सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उनका हैंडल किसी और ने यूज किया और ट्वीट ऐसा हो गया, तो ऐसे ही हो सकता है मैनिफेस्टो किसी और के हाथ में गया हो और तस्वीर सामने आ गई हो बाहर की। ऐसा कुछ हुआ है क्या? अरे मैडम, चलिए, आपको बात करने के लिए तस्वीर तो मिली, वरना तो डिबेट आप ऐसे ही मुद्दों पर करती हैं। अब आप मुद्दे पर आ जाइए। मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, अब मुझ पर हमला आ गया। अरे अब मुझ पर हमला आ गया। रीमा जी, ऐसा है कि विपक्ष को भी कुछ बात अपनी रखने दीजिए। आप तो एक बात को पकड़ के ऐसे बैठ गई हैं जैसे उसके आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, काम गिना रहे थे, इनको पूछिए कि आपने देश की जनता से वादा किया था कि प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, वो क्यों नहीं गए? इनके शीर्ष नेता ने कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। नौकरी तो इन्होंने दी नहीं, ऊपर से जो वैकेंसी भी निकालते तो पर्चा लीक कर देते हैं। और दूसरी बात कि 30 लाख पद अभी केंद्र सरकार के खाली है, उसको क्यों नहीं ये भर रहे हैं? अब देखो
प्रोफेसर ऐसा है कि रंजीत, दो तीन सुनिए बिंदु सुनिए अब रख सुनिए, ये देने सारी दें, बातें उसके बाद तो ये सारी बातें आ गई, लेकिन सुनिए ना, सुनिए सुनिए प्रोफेसर रंजीत, आ रही हूँ मैं आपके पास, मैं आप ही के पास। देखिए जितनी देर से अभी शो हुआ है ना, अभी तक एक ही बार सिर्फ मैं बीजेपी के पास गई हूँ, लगातार आप ही से बात कर रही हूँ, इसलिए सोच समझ के आरोप लगाइएगा मेरे ऊपर, ठीक है? बार बार आपके आरोपों से ना तो मुझे डर लगता है ना ही आपके आरोपों का कोई फर्क पड़ता है, लेकिन सोच समझ के आरोप लगाइए। अब मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, इसका जवाब दिया अभी, और बीजेपी ने यह भी कहा, आपसे सवाल पूछा कि किसकी सरकार इतने ज्यादा समय तक रही, तो सुई नहीं बनती थी, महंगाई थी, बेरोजगारी था, कौन सबसे ज्यादा सरकार में रहा? यही तो सवाल अभी बोला है ना प्रेम शंकर जी ने, उसका जवाब दे दीजिए आप फिर। मैडम, इस देश को आजाद करवाने से लेकर और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने तक ये सारा काम भारत का कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस समय देश आजाद हो रहा था उस समय ये लोग कहां थे और किसकी पैरवी कर रहे थे, कभी इनसे वो भी पूछिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने लंबे समय तक 1885 से संघर्ष करके इस देश को आजाद किया और इस देश को विकास की राह पर पकड़ाया। अगर इनकी सरकार होती तो ये तो ऊपर नीचे में फंसाए रहते और इसी तरह से जुमला पे जुमला देते और अंत में कह देते कि भाई ये मेरा घोषणा नहीं, ये तो हमारा जुमला था, चुनावी जुमला था, जो इनके उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा भी था कि वो तो हमारा वादा नहीं था, वो हमारा चुनावी जुमला था। आप देश की जनता के साथ वादा करते हैं, उन वादों को लेकर चुनाव में जाते हैं, और जब बाद में लोग पूछते हैं कि भाई आपने जो वादे किए वो पूरे क्यों नहीं हुए, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कह देते हैं कि वो हमारा चुनावी जुमला था। तो इनको तो अपनी पार्टी का नाम भी भारतीय जुमला पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि जुमला ही देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी का रुख करूं, लेकिन इससे पहले मैं अवनीजेश जी के पास जाना चाहूंगी। प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी, ये जो तस्वीर को लेकर जवाब नहीं दिया है, अब जब मैंने तस्वीर पर 2 बार सवाल पूछ लिया तो हमला मुझी पर हो गया, वो तो मैं जानती थी खैर, क्योंकि रोजाना कांग्रेस ने ट्रेंड बना लिया है कि सवाल पूछो तो पत्रकार को निशाने पर खड़ा करो, मीडिया को, लेकिन मैं फिर भी सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल आप ही से, ये आपको लग रहा है कि कुछ ये गुफा हुआ है, क्योंकि वो तो जवाब दे नहीं पा रहे, या जानबूझ करके इसको सिलेक्ट किया गया है ऐसी तस्वीरों को और ऐसे पॉइंट्स को? लेकिन उसके बावजूद मुझे पीसीआर जो है ऑडियो पता नहीं क्यों क्लियर नहीं दे रहा, ताकि आपकी बात सुनाई तो दे सके, लेकिन जितनी समझ सका हूं उसके आधार पे मैं आपको जवाब देता हूं, और जितना कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा है उसका भी मैं जवाब दे देता हूं। पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा कि मैं नहीं कह रही, ये जो तमाम चैनल वाले बाहर जनता के बीच में जाते हैं उनकी बात बता रहा हूँ, जाकर के आप समझ लीजिएगा कि आपको 15 लाख मिल गए। जब एक ने पूछा तो उसने कहा मुझे 5 लाख का आयुष्मान बीमा मिला, 2.5 लाख का घर मिला, 50,000 का टॉयलेट मिला, 370 हट गई, और सबसे बड़ा राम मंदिर मिला। इससे बड़ा कोई इस देश की, इस विश्व की कोई शक्ति मुझे कुछ दे सकती है क्या? पहली बात आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए तो राम है ही नहीं, आपके लिए वो सांप्रदायिक मुद्दा है, आप नहीं जाएंगे। अभी समझ लीजिए ना, तमाम प्रमोद कृष्णम से लेके गौरव वल्लभ तक क्या कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी में सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ बातचीत करना, और इसका कोई प्रमाण है? इसका डीएमके वाले क्या कह रहे हैं, और आपके कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो थे उस समय उन्होंने कहा हिंदू शब्द का अर्थ इतना गलीच और इतना गंदा है कि मैं बोल भी नहीं सकता। कुछ नहीं किया, उसको मंत्री बना दिया। आपको भी लगना चाहिए भाई साहब, आप कैसे कांग्रेस में हैं? कुछ तो सीखो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से, गौरव वल्लभ से, प्रमोद कृष्णम से, कि मैं हिंदू धर्म को गाली देकर जवाब सुन लीजिए। बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। दूसरी बात, आप ये बताइए, जो ये जो फोटो आपने भेजी है और आपने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, आप यहाँ की करेंगे, अमेरिका की करेंगे? नदियां कहाँ की साफ करेंगे? गंदगी वहां की दिखा रहे हैं, सफाई यहाँ करेंगे, और कह रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रही कि देश की बात करिए ना आप। थाईलैंड की नदी जाकर के वहां स्वच्छता करेंगे, यहाँ की कोई गंदगी आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि रहते ही नहीं आप यहाँ पे, जड़े ही नहीं आपकी यहाँ पर। अब ये असली बात है। और जहां तक कांग्रेस आजादी की लड़ाई की बात है ना, एओ ह्यूम इटावा का कलेक्टर था, और क्या किया था उसने? भारत की जनता पर जो अत्याचार किए थे, जिसके बाद उसको कांग्रेस पार्टी का गठन करने के लिए कहा गया। एक बार जाकर के इतिहास में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कहना कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई। समझ गए? जाकर के पहले इतिहास पढ़ लो जाकर के। कहां था एओ ह्यूम? कौन था? बताइए कौन था एओ ह्यूम? जो पहला अध्यक्ष था। पहले 5 अध्यक्ष अंग्रेज थे कांग्रेस पार्टी के। समझ गए?
मैं बोलूं रीमा जी? प्रोफेसर रंजीत, इनकी बात का जवाब दीजिए। अवनीश जी ने जो बात उठाई है, हाँ जवाब दीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। जवाब दीजिए रीमा जी, मेरा ऑडियो बढ़वा दीजिए पीसीआर से कह के। मैं अवनीश जी के प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। पहली पीसीआर बात देखिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक कीजिए। नहीं, पहली बात अवस्थी जी, एओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष थे ही नहीं। आप अपनी जानकारी सुधार कर लें। अरे भैया, संस्थापक था वो एओ ह्यूम। अब आप उसी ने संगठन किया था। अब आप बीच में न बोले, अब आप सुने। अच्छा, पहली बात, चलिए बोलिए। कांग्रेस के अध्यक्ष थे ही नहीं, कांग्रेस के वो संगठनकर्ता जरूर थे। और दूसरी बात की WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, उनको आपने ब्रिटेन का बना दिया, तुरंत अंग्रेज बना दिया। ये आपका इतिहास ज्ञान है, आपसे इतिहास ज्ञान नहीं लेना। दूसरी बात, एक बात सुन लीजिए कि आपने राम के मुद्दे पर कहा, सनातन धर्म में तो शंकराचार्य को सबसे प्रधान स्थान है। आपने तो शंकराचार्य को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि अधूरे मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने आपको कहा था रामनवमी तक रुकने के लिए। लेकिन आपको तो चुनावी लाभ लेना है, आप तो राजनीति करने में राम को भी नहीं छोड़ते हैं, और आप उपदेश देते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं कांग्रेस में। मैं यही कर रहा हूं अवस्थी जी कि आपके जैसे लोग जो समाज में एक भ्रामक प्रचार करते हैं, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से आता हूं। ये जरूरी है, अन्यथा आपके जैसे लोग पूरे देश में भ्रम फैलाएंगे। ठीक है, अब रीमा जी जवाब दे दो। मैं इनको प्रोफेसर रंजीत, चलिए अब आपने ये बात कह ही दी है, रुकिए अवस्थी जी एक सेकेंड, उसी बात को एड ऑन कर रही हूं मैं। आपने एक बात कह दी है, जब प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, रॉबर्ट वाड्रा का बयान सुना आपने? वो कह रहे हैं कि मैं रामलला के दर्शन करने जाऊंगा और राम मंदिर भी जाऊंगा। मैडम, मैंने पार्टी की लाइन नहीं बताई थी? मैडम, मैंने तो उत्तर पार्टी की प्रदेश लाइन उनको दी थी या नहीं कि नहीं जाना है राम मंदिर, रामनवमी के बाद ही जाना चाहिए? रीमा जी, अधूरे मंदिर। रीमा जी, मैंने तो वो बयान भी सुना जो आप लोग कभी सुन के सुनाना नहीं चाहते। संजय निषाद का भी बयान सुना है, जो उत्तर प्रदेश। अरे आप पहले राम मंदिर के अधूरे उस पर बात करिए। आप हमने संजय निषाद अधूरे मंदिर का दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा सनातन, क्योंकि उसको उन्होंने एनडीए में वहां पे मंत्री बना रखा है। तो कभी संजय निषाद राम के बारे में क्या कहते हैं? अरे भाई रॉबर्ट वाड्रा, पूछ लीजिए। आपकी पार्टी पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, हमारी पार्टी। प्रेम जी का रुख करूंगी। प्रेम शुक्ला जी, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी पर चर्चा किसी भी मुद्दे पर अगर करेंगे तो शायद धावा बोलने का ही एक तरीका जो है वो मिल गया है। लेकिन मैं जरा एक मुद्दे पर आती हूँ। अगर आज गारंटी दी गई, उसमें परिवारवाद का जिक्र नहीं था, और दूसरी तरफ उस पेंशन स्कीम का, पुरानी पेंशन स्कीम का भी जिक्र नहीं था, जिसकी वजह से हिमाचल में बीजेपी सत्ता में आती है, तो इसको आप मुद्दा बनाएंगे या कुछ और मुद्दा है? देखिए, जनता भली भांति जानती है कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा होता है। पहले श्रीमान रंजीत मिश्रा की जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस का जब 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई, तो उसके जो पहला जो उसका प्रस्ताव है 5, उन 5 प्रस्ताव में एक है अंग्रेजी सरकार की सेवा करना। अंग्रेज सरकार की सेवा करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू एडविना के चरणों की सेवा करते हुए ही प्रधानमंत्री के पद पर यूनियन जैक की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने थे। ये जानकारी आपके लिए बता दें। दूसरी बात कि उन्होंने जो है इस देश का पहला गवर्नर जनरल एक अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन को बनाने का कुकर्म किया था। ये सत्य है। तो अंग्रेजों के चरणों की सेवा करने का दुष्कर्म आपकी श्रीमती जो सोनिया गांधी हैं, उनके ननिया ससुर श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये ऐतिहासिक सत्य और तथ्य है, एक बात। दूसरी बात, आपने जब 1947 से लेकर 2014 तक के इस कार्यकाल में आप 60 वर्षों तक सत्ता में थे। रोटी, कपड़ा और मकान, यह महात्मा गांधी ने भारत के स्वराज के लिए सबसे बड़ी संकल्पना के रूप में पेश किया था। इन 60 वर्षों में आपने कितने गरीबों के मकान बताए, जरा हिसाब दे दीजिए। मोदी जी ने 4 करोड़ को मकान दिया, ये हम हिसाब दे रहे हैं। हमने 11 करोड़ शौचालय बनाया, हम हिसाब दे रहे हैं। आपने कितने शौचालय बनाए, हिसाब दे दीजिए। हम 10 करोड़ को हमने एलपीजी गैस कनेक्शन दिया, आपने कितने को दिया, हिसाब दे दीजिए। हमने 48 करोड़ लोगों के खाते खोले, आपने कितने खाते खोले, जरा हिसाब दे दीजिए। हमने 52 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत जो है लाभ दिया हेल्थ का,
आप कितनों के दिए जरा हिसाब दे दीजिए। हमने 2.5 करोड़ 2.8 करोड़ लोगों को सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया। आपने मुफ्त में कितने को बिजली का कनेक्शन दिया, जरा हिसाब दे दीजिए। हम तो अपना हिसाब दे रहे हैं, लेकिन नेहरू निकम्मे सिद्ध हुए, इंदिरा जी निकम्मी सिद्ध हुई, राजीव जी निकम्मे सिद्ध हुए, सोनिया जी निकम्मी सिद्ध हुई। कोई हिसाब ही नहीं है। कांग्रेस के पास हिसाब होते थे, हम तो हिसाब लेके जनता के सामने खड़े हैं। रीमा जी, रंजीत जी जवाब दीजिए, फिर अखिलेश जी भी जुड़ गए, उनका रुख करूंगी, लेकिन रंजीत जी पहले प्रेम जी की हर बात का जवाब दीजिए। उन्होंने जो जो पॉइंट्स उठाए हैं कि सबसे ज्यादा सरकार आपकी थी, तो फिर फेलियर कैसे हुआ? पहली बात तो प्रेम जी की उस भाषा से मैं सहमत नहीं हूं। कहा जाता है कि अपने पूर्वजों को गाली नहीं देना चाहिए, और जिस तरह से नेहरू से लेके और नीचे तक सबको गालियां देते हैं। अरे नेहरू हमारा पूर्वज नहीं हो सकता, सुअर खाने वाला मेरा पूर्वज नहीं है। ऐसा है कि ये आपका भारतीय जनता पार्टी गौमांस बख्शी मेरा पूर्वज नहीं हो सकता। ये हमारा संस्कार नहीं है। गौमांस बख्शी मेरा पूर्वज नहीं हो सकता जी। ऐसा है कि ये आपका संस्कार हो सकता है, हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। रंजीत मिश्रा का हो सकता है पूर्वज। पूर्व प्रधानमंत्री रंजीत मिश्रा के पूर्वज गौमांस खाते रहे होंगे, मेरे नहीं खाते थे। ऐसा है प्रेम शुक्ला जी कि आपके पूर्वज क्या कहते थे, उस पर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत निकृष्ट स्तर है। नहीं, मेरे पूर्वज बिल्कुल, मैं गर्ग मुनि से लेके आज तक अपना सिरजरा दे सकता हूँ मित्र। मैं अपनी वंशावली गर्ग मुनि गर्ग से लेके आज तक की दे सकता हूँ। मेरा कोई पूर्वज जो है गौमांस बख्शी नहीं था। ऐसा है प्रेम जी कि इस तरह की भाषा का रंजीत जी, ये नेहरू जी एक सेकंड, नेहरू जी पूरे देश के पूर्वज नहीं है ना? खाता हूँ। नेहरू जी पूरे देश के पूर्वज नहीं हो सकते ना? देखिए, क्या उन्होंने गलत बात कही? ऐसा है कि एक सामान्य परंपरा होती देश के। आपका अपनी पार्टी का विचार अलग होगा, बीजेपी का अलग होगा। हाँ रीमा जी, ऐसा है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए इस तरह के निकम्मे शब्द और इस तरह का शब्द शोभा नहीं देता है। ये मैं कह रहा हूँ। आप क्यों नहीं कहें भाई? आप मोदी जी के लिए गालियां दे रहे हो, उनका सिर फोड़ने की बात करते हो। ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी। मैं नेहरू जी का सत्य भी नहीं बोल सकता। अब इनके प्रश्न का जवाब सुनिए। आप जो है कामना करते हैं कि मोदी जी तेरी कब्र खुदेगी, और आपको शर्म नहीं आती है। रोज कहते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में, तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री का सत्य भी नहीं उद्घाटित कर सकता। प्रेम जी, आप लोगों ने जो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को गाली दी ना, उस पर तो कई अजीब बात है भाई। कौन सी गाली दी मुझे बताइए? उसको यहाँ न रखे। कौन सी गाली दी? सत्य बोलना गाली देना होता है? कौन सी गाली दी मुझे बताइए ना। रीमा जी, अगर मुद्दे पर बात, नेहरू जी एडविना के चरणों में बैठे हुए तस्वीर भेज देता हूँ। गाली है जो सत्य हो, गाली है। ऐसा है कि मुद्दों पर रीमा जी बात करनी, अगर भारतीय जनता पार्टी आप आई थिंक भूल रहे हैं। आप एक मिनट रंजीत जी सुनिए। आप शायद ये भूल रहे हैं रंजीत जी कि राहुल गांधी, जो कि उम्र में भी बहुत छोटे हैं प्रधानमंत्री से और कद में भी, लेकिन वो प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो। तब भी क्या ये मर्यादा और तमाम चीजें समझ में आती है? तो मेरे ख्याल से भाषा और ये बातें ये नहीं करनी चाहिए किसी भी राजनेता को। अब बिल्कुल रीमा जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब हमारी सोनिया जी के लिए और बाकी लोगों के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो उस स्तर की बात कर रहा हूं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाषागत मर्यादा का पालन हर किसी को करना चाहिए। ठीक है। अब आपको मैं उस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, एक एग्जाम्पल भी बता देना। अभी प्रेम शुक्ला जी ने कुछ मुद्दे गिनाए, मैं वही से शुरू करता हूं। इन्होंने अभी अपने कामों की सूची दी। हमारे यहाँ दरभंगा में एक एम्स बना, माननीय प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने कहा दरभंगा एम्स देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है, हमने उद्घाटन कर दिया, इत्यादि इत्यादि। वास्तविकता आपको रीमा जी पता है? आप गूगल सर्च करके देख लेना और अपने जो आपके पत्रकार हैं उनसे पूछ लेना। आज तक वहां भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ दरभंगा एम्स के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी जाके कह के आए, उन्होंने वहां दरभंगा में एम्स बना दिया। ये तो इनके कामों की हकीकत है। रही बात कांग्रेस के करने की, ये जितने आईआईटी, जितने आईएम, जितने आप उस समय सब कांग्रेस ने बनाए हैं। रंजीत जी चलिए, अखिलेश जी भी जुड़ गए, लेकिन एक आपको बात बता देती हूँ। जो जमीन से जुड़े हुए पत्रकार और जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं ना, उनको गूगल सर्च करके देश की हकीकत लेने की जरूरत नहीं होती। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैं देश भर में घूम रही हूँ और लगातार जनता से बात कर रही हूँ। इस वक्त भी मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठी हुई हूँ। लेकिन सुनिए,
हरीश रावत आपको ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप लोग जमीन से कट चुके हैं। गौरव वल्लभ कहते हैं आपके नेता जमीन से कट चुके हैं। जो नेता छोड़ रहा है, संजय निरुपम कह रहे हैं आप लोग जमीन से कट चुके हैं। तो गूगल सर्च की जो राजनीति है उससे बाहर निकलिए और जमीन से जुड़िए। मैडम 4 दिन आपके खुद के पहले नेता ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए मैं अखिलेश जी का रुख करूंगी। अब रीमा बहुत जी देर से 4 बात कर दिन रहे हैं। अब रुकिए रीमा जी अखिलेश जी के पास 4 जाना दिन चाहूंगी। पहले अजय अब प्रताप रुकिए, सिंह रुकिए राज्यसभा रंजीत जी, सांसद रुकिए। मध्य प्रदेश से रुकिए इस्तीफा देते रंजीत हुए जी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या अब बात रुकिए बताई, मैं अखिलेश। बताऊं आपको। 4 दिन ठीक पहले है ठीक है ठीक है, नहीं मुझे सुनना ही नहीं, बस अब मैं अपडेटेड रहती हूँ, मुझे नहीं सुनना है। मैं अपडेटेड रहती हूँ और अपडेटेड होकर शो करती हूँ। लेकिन एक मिनट, अखिलेश जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अखिलेश जी, जो मैनिफेस्टो आज कांग्रेस का आया, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी पार्टी में इस वक्त बहुत असमंजसता चल रही है टिकटों को लेकर। लगातार मेरठ हो, बदायूं हो, शिवपाल यादव हो, लेकिन ये जो मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का, क्या आप इसके साथ खड़े हुए हैं? वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है और उसको रीमा जी, मैंने आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने उनका मैनिफेस्टो अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि हमारे 3-4 कार्यक्रम थे, हम उन कार्यक्रमों में व्यस्त थे, हमें अवसर नहीं मिला उनके मैनिफेस्टो देखने का। सर गठबंधन है आपका, गठबंधन है आपका? गठबंधन है उनकी। हम अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, हमारे अपने एजेंडे हैं, कुछ मुद्दों पे हम एक साथ सहमत हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन उनका घोषणा पत्र जरूर देख लेंगे। और जो आपकी आपत्ति है वो तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ बात कर ही चुके हैं कि कुछ फोटोग्राफ को लेके आप बात कर रही हैं। मैंने देखा होता तो मैं जरूर उस पर प्रतिक्रिया देता। हम और मुद्दों पे बात कर लेते हैं उसके अलावा। ठीक है, तो ये बताइए, परिवारवाद मुद्दा है या नहीं है आपके लिए? नहीं, रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी की सीट से चुनाव लड़ेंगे तो क्या उनको आप सपोर्ट करेंगे? तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे, रॉबर्ट वाड्रा को, अमेठी में? अच्छा रीमा जी, एक बात मैं बताऊं आपको कि जो परिवारवाद पे भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल करती है, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, संगमा जी की पार्टी हो, देवगौड़ा जी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, अजीत पवार जी की पार्टी हो, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, गोपाल कांडा की हो, मांझी जी की हो, ये सब पार्टियां परिवार की नहीं है। आपको तो जानकारी होगी इस बात। ये सब एनडीए का हिस्सा है जिनके नाम लिए मैंने। ये सब पार्टियां एक एक फैमिली की है, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे राजभर की पार्टी हो, ये सब वो पार्टियां हैं जो एनडीए का हिस्सा है और एक परिवार के लिए चलती है रीमा जी। तो ये इस तरीके का जो परिवारवाद है उस पर जो बात करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के इस सवाल में कहीं कोई ईमानदारी। हमारे जो दलों में, हमारे जो यहाँ पे आपने सवाल किया कि टिकटों के बंटवारे को, रॉबर्ट वाड्रा को सपोर्ट करेंगे अमेठी में? रॉबर्ट वाड्रा अगर चुनाव लड़ते हैं, क्या उनको आप सपोर्ट करेंगे अमेठी में? हमने रीमा जी, हमने कांग्रेस और हमारा गठबंधन है, कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी, हम अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, और कांग्रेस किसको अपना सिंबल देके चुनाव मैदान में उतारती है ये कांग्रेस का फैसला है। इस पे मुझे बयान नहीं देना चाहिए, ये मैं इसके लिए मैं अधिकृत नहीं। ठीक है, अवनीजेश अवस्थी जी। ओके, अवनीजेश अवस्थी जी, रॉबर्ट वाड्रा का मैदान में कूदना और खुद कैमरा टीम बुला करके उस पर अपना बयान देना कि मैं कितना सक्षम हूं, ये क्या दर्शा रहा है? उनको लगता है कि डूबती हुई पार्टी में, परिवार में अब उसकी उभारने की जो भूमिका है वही निभा सकते हैं। उनको लगता है, जब परिवार में आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो चलो मैं ही कुछ करके दिखाता हूँ। बात बड़ी साफ सी है, पहली बार नहीं, ये रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो या ना हो, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी इन दोनों सीटों पर कभी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती थी। कांग्रेस के एक परिवार के 2 लोगों को हमेशा समर्थन देती रही है। एक छोटी सी बात करूंगा, ये रंजीत मिश्रा जी को दिखा देना, कांग्रेस का इतिहास है 3 खंडों में। मैं बिना किसी वजह के नहीं बोलता हूँ, आप कहें तो मैं सुना दूं कि डफरिन के पास जो उस समय वायसराय थे, उनकी कहने पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कहे तो आप पढ़ के भी सुना दूंगा आपको, 3 खंडों में पढ़ लीजिएगा आप भी, और किसी और ने नहीं लिखा, ये पट्टा भी सीताराम मैया ने लिखा है, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी है इसकी। बात बड़ी साफ सी है रीमा जी, आज जिस हालत में आप परिवार की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में
एक समय ऐसा था और आज भी आप देख लीजिए कि 21 सदस्य जो वयस्क सदस्य थे 21 सदस्य वो बोर्ड के चेयरमैन से लेकर के और राज्यसभा के सदस्य तक, मुख्यमंत्री तक थे, एक परिवार के, मुलायम सिंह यादव के परिवार के। इसको कहते हैं परिवार। एक परिवार के द्वारा स्थापित की गई पार्टी जिसमें एनटी रामाराव थे, चंद्रबाबू नायडू थे, मैं उसका भी विरोधी हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक परिवार के 21 लोग जितने भी एलिजिबल हों किसी पद पर रहने के, वो सभी किसी न किसी पद पर हों, इसको कहते हैं शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से परिवार। एक बात रीमा जी, दूसरी बात बड़ी साफ सी है, इन्होंने कहा था कि क्या हुआ आज जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में पहले ये, जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने बताया कि आपने कर्नाटक में जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए, हिमाचल में पूरे कर दिए। क्या हालत है हिमाचल में? बाकी जगह क्यों आप, राजस्थान में आपने जो कहा था वो कर दिया था क्या? छत्तीसगढ़ में जो कहा था वो आपने पूरे कर दिए थे क्या? ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर कहा था राम मंदिर वहीं बनवाएंगे तो बनवाया, अगर कहा था धारा 370 हटाएंगे तो हटा के दिखा दी। इसको कहते हैं गारंटी। ये घोषणाओं से कुछ नहीं होता। घोषणा बहुत देख चुके हैं, 60 साल में देख चुके हैं। और जहां तक कहते हैं सुई नहीं बनती, कानपुर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था, ये हालत थी। आप भारत के अतीत पर रोते रहो, हमें भारत के अतीत पर गौरव और गर्व है। ठीक है रंजीत जी, अब क्योंकि मुद्दा परिवारवाद पर आ ही गया है तो अब आप खुलासा कर ही दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा, मतलब गांधी परिवार पर तो अब तक आरोप लगते ही थे कि सारी कुछ जो पावर सेंटर है वो वहां पर है, लेकिन अब एक नया चेहरा रॉबर्ट वाड्रा वो भी सामने आ गए हैं। तो मतलब अब अगर सवाल खड़े करती है बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर तो फिर दिक्कत क्या है? मतलब दामाद भी आ गए हैं, फिर उसके बाद शायद आगे की पीढ़ी भी आए, ये मानना चाहिए हमें रंजीत जी? रीमा जी, अभी अवनिजेश अवस्थी जी ने एक सवाल उठाया डफरीन का, मैं पहले उस पर जवाब दे दूं। देखिए, ये दक्षिणपंथी इतिहासकारों का षड्यंत्र था। अब जब डफरीन के पत्र मिले तो उससे पता चला कि उस समय बॉम्बे के गवर्नर थे रिए के लेटर पट्टाभी सीतारामैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका लिखा हुआ इतिहास है। ये दक्षिणपंथी वामपंथी, ये वामपंथियों का इतिहास तो वैसे भी नहीं। अब मैं बीच में बोलूंगा, पट्टाभी सीतारामैया का इतिहास है। और दूसरी बात, अब आप जो कांग्रेस के थे, ये दक्षिणपंथी इतिहास नहीं है। ये सुनिए, अब पूरी बात सुनिए। उस समय में रिए के जो बॉम्बे के गवर्नर थे, उनके पत्र से ही पता चला डफरीन को कि कांग्रेस जैसी संगठन का निर्माण हुआ। और उन्होंने जब पत्र लिखा डफरीन ने, तो ये कहा कि इस कांग्रेस संगठन ये इतिहास के पन्नों को कब तक इतिहास के पन्नों पर कब तक वोट मानते रहेंगे? ये कांग्रेस के वर्तमान की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी 2047 की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, रंजीत जी, नरेंद्र मोदी 2047 के भारत की बात कर रहे हैं और आप इतिहास पर घुसे हुए हैं बीबी। अरे सर, इतिहास से बाहर निकलिए, अवस्थी यहाँ पे नेशनल इतिहास से बाहर निकलिए, वर्तमान की बात कीजिए। कहो कि पट्टाभी सीतारामैया ने 2047 की बात हो रही है। कहो कि पट्टाभी सीतारामैया ने जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने झूठा इतिहास लिखा कांग्रेस का। कांग्रेस का झूठा इतिहास है ये परिवारवाद, ये कांग्रेस का झूठा इतिहास है। पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका लिखा हुआ इतिहास है। वो झूठ बोलते थे, झूठ लिखते थे, सभी कांग्रेस को झूठ बोलते हैं। अवस्थी जी रुकिए, अवस्थी जी रुकिए ना, अब इतिहास के पन्नों को हटाइए ना। नरेंद्र मोदी 2047 का भारत कैसा होगा उसको बता रहे हैं जनता के बीच जाकर, और हम 1947 में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हैं भाई? रंजीत जी, रॉबर्ट वाड्रा पे जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी का रुख करना है मुझे उसके बाद। रॉबर्ट वाड्रा के मैदान में कूदने के पीछे की रणनीति क्या है? अब इस पर नहीं, रॉबर्ट वाड्रा नहीं, मैं परिवारवाद पे एक बात आपको कह देता हूँ, रॉबर्ट वाड्रा पे भी जवाब दूंगा। परिवारवाद पे देखिए, नहीं, एक बात सुन लीजिए रीमा जी। कल माननीय प्रधानमंत्री जी जमुई में रैली कर रहे थे, आपने देखा। उनके एक तरफ है चिराग पासवान, और जिनके लिए वो चुनाव प्रचार करने गए वो रामविलास पासवान जी के दामाद हैं। नहीं, वो रामविलास पासवान जी के दामाद हैं। आप ये समझिए, बात हो चुकी है। नहीं रीमा जी, रॉबर्ट वाड्रा की हैसियत क्या है पार्टी में? रीमा जी, रॉबर्ट वाड्रा की हैसियत क्या है पार्टी में? सिवाय प्रियंका गांधी के पति होने के अलावा उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया पार्टी के लिए, ये बताइए मुझे।
रीमा जी एक बात समझिए, कल 4 सीटों पे बिहार में जहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए, मैं केवल उन 4 के बारे में बता देता हूं। आप जवाब नहीं देंगे रॉबर्ट वाड्रा पर। परिवारवाद क्या है आप नहीं जवाब देंगे, मुझे नहीं सुनना, भी उससे सहमति जताएंगे। मुझे नहीं सुनना, मेरा सवाल जो है उस पर डक मत कीजिए। नहीं, सवाल रॉबर्ट वाड्रा है। अभी देखिए रॉबर्ट वाड्रा पर क्यों आप शब्द नहीं बोलना चाहते? कुछ भी नहीं, मैं उन पे भी बोल रहा हूं। हर व्यक्ति की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, उन्होंने अपनी बात रखी है। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनको तय करना है कि कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिस परिवारवाद पे ये लोग बात कर रहे थे उसकी वास्तविकता मैं बताता हूं कि 4 उम्मीदवार थे, चारों परिवारवादी थे। प्रधानमंत्री के एक तरफ मांझी जी, जिनका बेटा वहां मंत्री है और वो वहां उम्मीदवार है लोकसभा के। एक तरफ चिराग पासवान जी, जिनके बहनोई उम्मीदवार हैं। प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी ने भी सेम बात कही है परिवारवाद पर, और रंजीत जी भी सेम बात कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, रुकिए, सुन लीजिए, जवाब सुनिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए अपने परिवारवाद पर और रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि वो तो व्यक्तिगत बात हो गई। लेकिन देखिए, इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, ये स्वीकार रही है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार का व्यक्ति नहीं होता है, जबकि श्रीमती सोनिया गांधी के पति भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उनकी सास भी कांग्रेस की अध्यक्ष हुई, आपके रक्षा मंत्री और उनके पुत्र कहां हैं? उनके पुत्र भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तो ये साफ तौर पर है कि एक ही पार्टी। अब मुझे बताइए, आज जो है मंच पर जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, अब भाई आप बीच में बोले जा रहे हैं, बीच में नहीं, रंजीत जी बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले। प्रेम शुक्ला जी रख ले, फिर मैं उत्तर दूं। प्रेम शुक्ला जी आपके बीच में नहीं बोले एक बार भी, अब आप भी मत बोलिए प्लीज। हाँ, आज ही का आप कांग्रेस का मंच देख लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बगल में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी बैठे थे। श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी 1998 से लेकर 2024 के इस पूरे कार्यकाल में, 26 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ 1.5 वर्षों से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है। 24.5 वर्ष कौन रहा अध्यक्ष? एक परिवार के ही लोग रहे। और इस परिवार ने किया क्या? स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, नेशनल हेराल्ड, जो सामान्य लोगों के कंट्रीब्यूशन से प्रकाशित हुआ, इन्होंने ठगी करके 420 के केस में वो एक्यूज्ड हैं। और 420 केस करने का आदेश किसने किया? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर जो 420 की केस में बेल पे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों द्वारा संस्थापित अखबार की ठगी कर ली जिन्होंने, वो आपके बगल में बैठे हुए हैं। इससे अधिक जो है स्वतंत्रता संग्राम जिसको ये कहते हैं, उसके साथ छल क्या हो सकता है? तो जो 420 की केस के एक्यूज्ड हो, जो गबन की केस के एक्यूज्ड हो, वो एक चूंकि परिवार विशेष के हैं, इसलिए वो मंचासीन है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है क्या? आदरणीय आडवाणी जी पर एक जो है केस, जो है फर्जी केस बनी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने संसद से भी त्यागपत्र दे दिया। आप मुझे बता दीजिए, जब से जनसंघ रहा, भारतीय जनता पार्टी बनी, एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जो किसी एक ही परिवार का हो और अध्यक्ष बन गया हो। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष किस परिवार का होगा, कोई बता दे। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश ही होंगे, शिवपाल भी नहीं बन सकते हैं, ये हर कोई जानता है। स्टालिन के पुत्र जो हैं वही अगले अध्यक्ष होंगे, उनके पिता ही पूर्व अध्यक्ष थे, हर कोई ये जानता है। उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना के जो है प्रमुख हैं, उनके पिता उसके प्रमुख थे, उनके पुत्र अगले प्रमुख हैं, हर कोई जानता है। भारतीय जनता पार्टी में संभव है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से मुक्त है। हाँ, कई एक ही परिवार के कई लोग राजनीति में हो सकते हैं, लेकिन एक परिवार पार्टी का नियंत्रण नहीं कर सकती है, जैसे कांग्रेस का नियंत्रण है, समाजवादी पार्टी का नियंत्रण है, राजद का नियंत्रण है, डीएमके का नियंत्रण है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के विरोध में खुलकर है, ये बहुत स्पष्ट है। रंजीत जी जवाब देंगे, उसके बाद अखिलेश जी जवाब देंगे। रंजीत जी, ये परिवारवाद और वो परिवारवाद जिसका आप जिक्र कर रहे थे ना, उसका जवाब मिल गया है, लेकिन अभी तक रॉबर्ट वाड्रा किस परिवार से है वो जवाब नहीं मिला मुझे। अब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अखिलेश जी। हाँ, इनकी बात तो आपको तुरंत समझ में आ जाती है, अच्छी बात है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि
प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके बेटे अनुराग सिंह ठाकुर केंद्र में मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, उनके बेटे यूपी के विधायक, ठीक है, दुष्यंत सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी माताजी वसुंधरा राजे सिंधिया जी राजस्थान की मुख्यमंत्री। ये इनका परिवारवाद नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इनके यहाँ अब है कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी एक दीदी चीफ मिनिस्टर राजस्थान और एक बुआ वो मध्य प्रदेश में यशोधरा राजे सिंधिया मंत्री, दुष्यंत सिंह उनके भाई वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये परिवारवाद नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बाएं में रामविलास पासवान जी के बेटे हों, दामाद हों, सभी उम्मीदवार हों, वो परिवारवाद नहीं है। दूसरे तरफ मांझी जी हों, उनका बेटा हो, उनका बेटा मिनिस्टर हो, मांझी जी उम्मीदवार हो, ये परिवारवाद नहीं है। अजीत पवार को ये ले लेते हैं जिनको कल तक भ्रष्ट कहते थे, अचानक उनको अपने वॉशिंग मशीन में धोया और ले लिया, वो परिवारवादी। दिक्कत क्या है ना, ये सुविधावादी डिफिनेशन है। रंजीत जी दिक्कत सुनिए, दिक्कत यह है आपने मुझ पर जो कटाक्ष किया मुझे बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। मेरी समझ ना कम से कम इतनी शार्प है, मेरे ख्याल से अवनीश जी की भी इतनी शार्प है कि उनको बेसिक बात समझ में आ जाती है, जो बात समझाने की बीजेपी कोशिश जो आप नहीं समझना चाहती वो कैसे समझेंगी? आपको तो सारे सवाल यहाँ पर ये बात सुनिए सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछ लिया कीजिए मैडम। विपक्ष से कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप गलत बयानी करेंगे तो समझाना पड़ेगा ना। आप सुन लीजिए, उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी में किसी का बेटा बेटी, सुनिए, बेटा बेटी हो सकता है पार्टी में, लेकिन वही अध्यक्ष बनेगा, वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वही पार्टी की कमान संभालेगा, वही सब कुछ होगा, ये नहीं है। ये बात प्रेम शुक्ला जी ने समझाई जो मेरी समझ में आ गई, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई। लेकिन एक बात और समझने की दिक्कत नहीं है कि मेरी दिक्कत नहीं है अगर आपकी समझ में नहीं आ रही। 1989 के बाद कांग्रेस में गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना है। 1989 के बाद ये लगभग 35 साल की बात बता रहा हूं। सर्वे कौन है इस वक्त पार्टी का? सर्वा पार्टी का कौन है? ये आप ही की पार्टी के निकले हुए नेता सब कह रहे हैं। उनका नाम है मैडम, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे उनका नाम है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे उनका नाम है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी तक 50 अध्यक्ष कांग्रेस के हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए 50 अध्यक्ष हो चुके हैं कांग्रेस के, और मल्लिकार्जुन खड़गे उस गांधी परिवार के सदस्य नहीं है जो हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस परिवार के नहीं थे जो हमारे प्रधानमंत्री थे। श्री नरसिंह राव जी जो 5 साल प्रधानमंत्री रहे उस परिवार के नहीं थे। वो इस कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं और उनको मौका मिलता है। ये कांग्रेस पार्टी में ही होता है कि 53 साल की राजनीति करके ब्लॉक प्रमुख से लेके और प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंचने वाले हैं खड़गे साहब। ठीक है अखिलेश जी, क्योंकि सवाल आपकी पार्टी पर भी खड़ा हुआ है, क्योंकि शिवपाल यादव अगर नहीं लड़ते हैं तो उनके बेटे लड़ते हैं, तो वही बात यहाँ पर अवनीश जी और प्रेम शुक्ला जी ने कही है। आप भी जवाब दीजिए, फिर मैं एक साथ जवाब लूंगी। रीमा जी, हम उत्तर प्रदेश में कहावत है कि गुड़ खाए और कुआ से नहीं करे, मतलब सारे दायरे कौन सही और कौन गलत है वो भी आप ही तय कर देंगे कि ये परिवारवाद है और ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ऐसा होना चाहिए, परिवारवाद वैसा नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं सत्ता में है, ताकत में है, कायदे कानून आप बना लेंगे और हम पार्टियों पे आप सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन जिनके नाम हमने आपको गिनाए, क्या इसमें कोई भी राजनीतिक दल ऐसा है जो अपने परिवार भर की राजनीति ना करता? 15 दल दिए हमने जिनके साथ आप राजनीति करते हैं, वो ठीक है। जो अपोजिशन में है वो खराब है। आप भ्रष्टाचारी है, हम पे आप केजरीवाल जी पे आरोप लगा के, हेमंत सोरेन जी को आरोप लगा के करते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जी हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे सुधीर अधिकारी हो, ये सब बढ़िया लोग है। मतलब रीमा जी, कोई तो पैमाना, कोई तो नैतिकता रखनी चाहिए ना। आपने कहा कि हमने सारे वादे पूरे कर दिए, और हमारा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान आपने दिखाया कि एपेटाइजर था ये जिसमें पेट भर गया, अभी तो पूरा खाना बाकी है। रीमा जी, हुआ तो ये है, इस देश में 80 से 85% संपत्ति 5% लोगों के पास इकट्ठे कर दी है। ये मोदी जी का ही मैजिक है। 23 रुपए प्रतिदिन में किसान जीवन जी रहा है,
ये मोदी जी का ही मैजिक है। पूरे देश का किसान आंदोलन है, रोजगार है नहीं। पूरे साल 5 साल में 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली है। झूठे आंकड़ों पे, झूठे वादों पे आखिर कितने दिन राजनीति चलेगी है? और अगर ये एपेटाइजर था और तस्वीर बाकी है, तो और तस्वीर अब कुछ बचा नहीं है। आप इन किसानों से, पिछड़ों से, दलितों से वोट का अधिकार छीन लीजिए, अडानी अंबानी को इनकी जमीन छीन के दे दीजिए, क्या बचा है? और किसानों की तो वैसे ही पसलियां दिख रही है इस देश में। तो अगर ये सब चीजें हैं तो हम इंतजार करेंगे उस एपेटाइजर के बाद के भी स्टेज का, और संघर्ष करेंगे आम आदमी के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब दे दूं? प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। अवनी जय जी 1 मिनट आ रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी से जवाब देखिए, इनका कहना नहीं, रीमा जी श्रीमान अखिलेश जी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी तो एक ही परिवार के 45 लोगों को वो विविध पदों पर बैठा दे, ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी अन्य परिवार की पार्टी से गठबंधन भी नहीं करना चाहिए। इनके श्रीमान आजम खां बकरी चोरी तक कर लें, जमीनें तक है उनके ऊपर बकरी चोरी का अभियोग है, किताब चोरी का अभियोग है, जमीन कब्जा करने का अभियोग है, फ्रॉड का अभियोग है जिसमें कन्विक्ट हो गए हैं। आजम खां जो है सबकी जमीनें कब्जा कर ले और उनके उस जमीनें कब्जा करके एक जौहर यूनिवर्सिटी बनाए और उस यूनिवर्सिटी के आजीवन कुलाधिपति हो जाए, ये चलेगा। क्योंकि आजम खां है मां भारती को डायन बोलने का कुकर्म करते हैं। जो मां भारती को डायन बोले उसको जमीन कब्जा करने का अधिकार है, बकरी चोरी करने का अधिकार है, किताब चोरी करने का अधिकार है, अपने बेटे का फर्जी सर्टिफिकेट जमा करने का अधिकार है, अपने पूरे खानदान को जो है वो मंत्री पद पर, सांसद पद पर, विधायक पद पर लाने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी परिवारवादी पार्टी से गठबंधन भी नहीं कर सकती। तो इनको पता है कि नैतिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, परिवारवाद ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। यही कहना चाह रहे हैं और स्वीकार रहे हैं। ये रीमा जी 1 मिनट लूंगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही, हम स्वीकार करते हैं शुक्ला जी कि आप बंगारू लक्ष्मण जी की परंपरा के सिपाही हैं, जो रक्षा सौदों में हमने तत्काल निकाल दिया था उनको। हमारे हम लोगों ने तत्काल जो है उन पर कार्रवाई कर दी थी, अध्यक्ष होते हुए भी। अखिलेश यादव पर सीबीआई कैसे कर दीजिए कार्रवाई? हिम्मत हो तो कार्रवाई की मांग कर दीजिए। सारे यादव आके आपको इतने जुटियाएंगे कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे। कटियार जी, यादव परिवार आपकी ऐसी सेवा करेगा कि आप कल से रहेंगे नहीं पार्टी में। रक्षा सौदों में दलाली हुई और उनको सजा हुई है। आप मांग करने की हिम्मत हो तो कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्रवाई कर दी लक्ष्मण जी पे, आपकी हिम्मत हो मांग कर दीजिए। अभी सीबीआई केस में है अखिलेश यादव, हिम्मत हो तो मांग कर दीजिए। आप अगर अपनी मां का दूध पिया हो तो मांग कर दीजिए, हिम्मत हो तो मांग कर दीजिए। नैतिकता आप पे अगर रंच मात्र भी हो तो मांग कर दीजिए। और अगर आज अभी मांग करने के घंटे भर के भीतर ही यादव लोग आपको न कूटे तो कहना मैं राजनीति नहीं करना बंद कर दूंगा। आपकी उत्तेजना में समझ सकता हूँ, आपकी ये बता रहा हूँ, हिम्मत हो तो मांग कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ लक्ष्मण जी के विरोध में भाजपा ने कार्रवाई कर दी, आपकी हिम्मत हो मांग कर दीजिए। हिम्मत हो तो मांग कर दीजिए, हिम्मत हो तो मांग कर दीजिए ना अखिलेश यादव पर, मांग कर दीजिए ना। हिम्मत नहीं है, हिम्मत है नहीं आप में, हिम्मत है नहीं। आपका रक्तचाप बढ़ गया है, रक्तचाप बढ़ गया, चेहरे पे बल पड़ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अजीब है भाई। ओके अखिलेश जी, अजीब है आपकी हालत। ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, आपने कह दी अपनी बात, आपने कह दी अपनी बात। अपनी जय अवस्थी जी। मैं रीमा जी एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ये अखिलेश जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग तो समाजवादी अपने आप को कहते हैं, और तो और समाजवादी तो और भी कहते हैं, लेकिन आपकी तो पार्टी का नाम भी समाजवाद है। समाजवाद में, समाजवाद के अनुसार एक व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए? क्या जितने की संपत्ति की घोषणा करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, आप कहें तो मैं राम मनोहर लोहिया ग्रंथावली है पूरी, मैं उसमें से पढ़ के सुना दूं। 12 आने की जो संसद में बहस हुई थी वो भी सुना सकता हूं अभी इसी समय आपको। तो आप ये बताइए, आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष
के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए समाजवादी पार्टी समाजवाद के हिसाब से? बस मैं ये पूछना चाहूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भैया समाजवादी पार्टी के बारे में पूछ रहा हूं मैं, समाजवाद के बारे में पूछ रहा हूं मैं। समाजवाद, आप जो है समाजवाद पे मेरा ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा कर दीजिए। मुझे ज्ञान नहीं है समाजवाद का, मुझे ज्ञान नहीं है, तो आप मेरा थोड़ा सा ज्ञान का वर्धन कर दीजिए कि समाजवाद में एक व्यक्ति के पास कितने करोड़ों की संपत्ति तक हो सकती है, ये बता दीजिए मुझे आज। मुझे बड़ा अच्छा लगता कि जो मैं राष्ट्रवाद पे सवाल किया था और राष्ट्रवादी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्र के सौदे के रूप में उस पर भी एक सवाल कर देना अवस्थी जी, तो बड़ी ईमानदारी की बात होती है। वो अच्छा लगता है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। आप हमारे अरे भैया आपसे समाजवाद के बारे में पूछा ना, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। पहले आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं बता देता हूँ राष्ट्रवाद क्या होता है। आपको पढ़ना चाहिए जब तिब्बत के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति के बारे में न सिर्फ राम मनोहर लोहिया ने बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कहा था, पढ़ लीजिए जाकर के। सवाल अपोजिशन पे करेंगे। ठीक है नहीं दिया ना समाजवाद पर जवाब। अवस्थी जी आपने ऐसे दुखती रग पर हाथ रख दिया, नहीं ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दिक्कत वही है अखिलेश जी, दिक्कत वही है कि जो भी सवाल किया जाए ना आजकल अपनी पार्टी से हटकर अटैकिंग मोड में ही रहना होता है। बंगारू लक्ष्मण पर जवाब मिल चुका प्रेम शुक्ला जी से, उन्होंने बहुत तरीके से जवाब दिया, लेकिन आपने उनके जवाब को तो सुना नहीं, लेकिन आपने अपनी ये समझ। ओके चलिए ठीक है। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े आज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जब एक तरफ अब गारंटी की बात चल रही है तो देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ वो गारंटी है जिसको लेकर प्रधानमंत्री 2047 को लेकर अब बात कर रहे हैं, और एक तरफ वो गारंटी है जिसको लेकर अभी से ही कई विवाद खड़े हो गए हैं। कहां है वो पुरानी पेंशन स्कीम जिसको लेकर के सत्ता में आई, और ईवीएम को लेकर क्योंकि अभी से ही विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई दावा नहीं है कि ईवीएम से ही चुनाव वो कराएगी या चुनाव बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करेगी। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।